जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लगातार अपनी क्लासेस को कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में एक कंसेप्ट क्लियर किया था जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में था। उसमें मैंने कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को बताए थे 74, 75 और 77, 78। तो ये आर्टिकल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अब आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इन्हीं मंत्रि परिषदों की जो संरचना होगी वो कैसी क्या संरचना होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है मंत्रि परिषद का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि मंत्रि परिषद जो होता है उसमें कैबिनेट मंत्री होता है, तो कहीं जगह पर आपने सुना होगा राज्य मंत्री भी होता है, तो कहीं जगह पर आपने उप मंत्री भी सुना होगा। तो इस प्रश्नों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मंत्रि परिषद के हिस्सा हैं या नहीं है। अगर ये हैं तो इनके क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री से अलग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्लास में भी उठा करते हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन उठ जाता है और कई कैंडिडेट्स ने मुझसे ये पूछा भी है कि कई अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा है कि सर ये राज्य मंत्री कौन होते हैं। तो आज जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये जानने का अच्छा खासा मौका है। तो रेगुलर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको नहीं पता है वो भी इस चीज़ को जानेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि संरचना के बाद हमें ये जानना जरूरी होगा कि हम दो शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं जो मंत्रि परिषद है और मंत्रिमंडल है। तो इन दोनों में क्या एक बेसिक अंतर होता है, मंत्रि परिषद मंत्रिमंडल से किस तरह से अलग है। तो वो जो बेसिक जो अंतर हैं जिन आधारों पर हम अंतर कर सकते हैं उन अंतरों को भी देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट में क्या एक बेसिक अंतर होता है। इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी और किसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसके बाद हम यही देखेंगे, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को क्लास, अगर कल की क्लास आप लोगों ने अटेंड की है, आप सभी ने अटेंड की है, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पर दायित्वों की भी बात करेंगे कि किसके दायित्व क्या होंगे। तो सामूहिक दायित्व है, व्यक्तिगत दायित्व है और इसके साथ साथ जो विधिक दायित्व है, इनमें क्या एक बेसिक अंतर होता है और भारत में कौन से दायित्व जो है हमारे मंत्रियों के ऊपर होते हैं। तो इस चीज़ को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आज की ही क्लास में हम अनुच्छेद 76, 76 जिसमें मैंने क्या बताया था, 76 में कौन है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और उसी प्रयास से या उसी तरीके को अपनाते हुए जिससे आपको आसानी से सरल भाषा में चीज़ें समझ में आ जाए, कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है, तो उस हिसाब से मैं चलने की कोशिश करूंगा। तो ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की, सपोर्ट की, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, जो मंत्रि परिषद की संरचना है। किसकी संरचना, मंत्रि परिषद की संरचना। ठीक है, जो मंत्रि परिषद है, मंत्रि परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्रि परिषद की संरचना। तो मंत्रि परिषद की संरचना इस के विषय में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा संविधान है ना, उसमें मंत्रि परिषद के विषय में बताया गया है। और हमारा जो संविधान है उसमें संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रि परिषद है उसके बारे में हम लोग अपने संविधान में देखते हैं। और मंत्रि परिषद के विषय में किस आर्टिकल में बताया गया है, जो हमारा आर्टिकल 74 है, उसमें चर्चा की गई है कि एक मंत्रि परिषद होगा जो किसकी सहायता के लिए होगा, जो होगा राष्ट्रपति की सहायता के लिए। उसकी नियुक्तियां, उसमें किस तरीके के मंत्रियों की नियुक्ति होगी, उनके शक्तियां क्या होंगी, वेतन भत्ते क्या होंगे, वो सारी चीजों को इसमें बताया गया, 75 में बताया गया। तो जो संरचना है इसको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। मंत्रि परिषद जो होता है मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरा जिन्हें आप राज्य मंत्री कहते हैं। और तीसरा एक उप मंत्री भी होता है। तो इन तीनों में एक बेसिक अंतर क्या है। तो मंत्रि परिषद की अगर हमें संरचना करनी है तो हमें ये 3 प्रकार के मंत्री देखने को मिलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनके पदों को भी बना सकता है कौन, प्रधानमंत्री निर्माण कर सकता है। नहीं है इसकी आवश्यकता है तो ये 2 ही मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं, कैबिनेट मंत्री
और राज्य मंत्री देखने को मिलते हैं। तो मंत्री परिषद की जो संरचना है वो किस तरीके से होगी, है ना, उसमें कौन कौन से मंत्री होंगे, उनको कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, मतलब उनको कौन कौन से विभाग मंत्रालय दिए जाएंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर उनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सारा कंसेप्ट हम पीछे लोग पढ़कर आ रहे हैं। तो जिन्होंने पूरी क्लास की है, पीछे की सारी क्लासेस की हैं, इससे पिछली क्लासें की हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जिन्होंने नहीं की है मैं उनसे ये कहूँगा कि धैर्य बना के पूरी क्लास देखें और फिर उसके बाद पिछली क्लासों को एक बार जरूर देखें ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैबिनेट, कुछ भी कंसेप्ट मैं ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूँ जो आपके पेपर में आ जाए और आप उसे छोड़कर आ जाए, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों में जो अंतर है उस अंतर का आधार हम क्या लेते हैं कि जो पदक्रम है, वेतन है और जो राजनीतिक महत्व है, इनके आधार पर इनमें हम अंतर करते हैं। कैसे? पदक्रम के आधार पर, वेतन के आधार पर और राजनीतिक महत्व के आधार पर। इन सभी का राजनीतिक महत्व अलग अलग है, पद क्रम अलग अलग है, वेतनमान जो है अलग अलग होगा। कैबिनेट मंत्री के पास अधिक सुविधाएं होंगी, राज्य मंत्री के पास थोड़ा कम हो सकती है, उप मंत्री के पास थोड़ा कम हो सकती हैं। तो पद क्रम आपको ऐसे ही दिख गया होगा। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े माने जाते हैं, किससे? या ज़्यादा स्वतंत्रताएं रखते हैं, किसके मुकाबले? राज्य मंत्री के मुकाबले। उप मंत्री के मुकाबले राज्य मंत्री ज़्यादा स्वतंत्रता रखता है। यानी कि अगर हम देखें क्रम में, यानी कि यह सबसे छोटे क्रम पर होगा, स्वतंत्रताएं कम होंगी। फिर उसके बाद राज्य मंत्री आएगा, राज्य मंत्री के बाद कौन आएगा? कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये पद क्रम में हम लोग देखते हैं। तो इसी प्रकार से सुविधाएं, वेतनमान भी जो है अलग अलग। राजनीतिक महत्व भी कुछ ऐसा ही होता है, जिनके इसके पास स्वतंत्रताएं अधिक हैं कार्य करने की, कैबिनेट मिनिस्टर के पास, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है राजनीतिक मामलों में। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो संरचना है वो कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बीच में हमें ये देखने को मिलता है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, कैबिनेट मंत्री की बात करें, तो कैबिनेट मंत्री जो है वो महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालता है, जिसके पास कुछ जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। महत्वपूर्ण मंत्रालय मतलब कैसे? जैसे गृह मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, तो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है वर्तमान में। ऐसी वित्त मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, है ना। रक्षा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। जहाज रानी मंत्रालय हो गया। तो ऐसे जो है कई मंत्रालय जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, तो ये सारे मंत्रालय कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? जिनके पास कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। तो इन महत्वपूर्ण मंत्रालयों को रखने के लिए या इनसे संबंधित काम करने के लिए इनके पास जो है पूर्ण स्वतंत्रता होती है। और हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर किसके सदस्य हैं? कैबिनेट के सदस्य हैं। देखिए अब अंतर बता रहा हूँ मैं, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में चीज़ें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद राज्य मंत्री के बारे में बताऊंगा, फिर उप मंत्री के बारे में। तो आप यहाँ पर इनकी जो विशेषता है उसको नोट डाउन करते रहिएगा और राज्य मंत्री की विशेषताओं को नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेकर चलिए, पढ़ते हुए चलिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और जो भी डाउट्स आपके माइंड में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही बने रहते हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन आप लोग अक्सर यही पढ़ते हैं राज्य मंत्री, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास कई बार आए हैं, कई कैंडिडेट्स ने, कई अभ्यर्थियों ने पूछा है। तो मैंने सोचा कि जब मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ा ही रहा हूँ तो ये शंका भी आज दूर ही कर देता हूँ कि कोई अब जो अब पूछेगा तो मैं कहूँगा कि भाई जाओ प्लेलिस्ट खोलो और वहाँ पे जो है हमारी ये क्लास देख लो, ठीक है। तो जो भी आपसे भी पूछे तो आप तो बताने में अब सक्षम हो ही जाएंगे कि कौन गृह मंत्री मतलब राज्य मंत्री कौन होते हैं वगैरह। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके पास महत्वपूर्ण कार्यालय होते हैं और वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं। वे कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है, कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब राज्य मंत्री की बात करेंगे तो वहां पर ये चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं कौन? कैबिनेट मंत्री, नाम से ही साफ क्लियर है, और ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे। और इसके अलावा ये अपने विभाग एवं मंत्रालय से संबंधित नीति निर्माण के लिए या नीति निर्धारण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये अब मतलब कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। अब इनके जो भी मंत्रालय हैं, जो भी इनके पास पोर्टफोलियो मिला हुआ है, विभाग है इनके पास, तो उनसे संबंधित क्या बनाते हैं? ये
नियम और नीतियां बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि हाल ही में जैसे सुर्खियों में चल रहा है कि CAA है, NRC है, NPR है, ये किस मंत्रालय से संबंध रखता है, अगर कोई जानता है तो आंसर दे सकता है। तो उसके संबंध में वही मंत्रालय क्या करेगा, नीति निर्धारण करेगा। जैसे कि अभी करंट की न्यूज़ है कि 5 राज्यों में जो है नागरिकता के लिए अब आवेदन करने शुरू कर दिए गए हैं उसी NPR CAA के मामले को लेकर, ठीक है। तो जैसे गृह मंत्रालय है, ठीक है, गृह मंत्रालय जो होता है वो नागरिकता के संबंध में, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है वो नागरिकता के संबंध में अधिकार रखता है। तो CAA, NCR, NPR और NRC जैसे जो कंसेप्ट हैं वो गृह मंत्रालय देखता है। तो उसके संबंध में जो पॉलिसीज बनाएगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, वो कौन बनाएगा, वो गृह मंत्रालय बनाएगा। जैसे कि अभी ये CAA 2019 है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो किसने बनाया, गृह मंत्रालय ने बनाया। और गृह मंत्रालय कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं, वो नियम बना सकते हैं, उनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय है गृह मंत्रालय। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बचना चाहिए। अगर रॉकेट साइंस बच रहा है तो ये समझिए कि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड कीजिए पीछे वीडियो को और एक बार फिर से देख लीजिए। अगर उसके बाद भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कृपया कर कमेंट में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि 9 बजे अपलोड हो जाती है क्लास, तो 9 बजे ही देख लिया करें, और या फिर 3 बजे से पहले पहले देखकर जो है अपने डाउट्स कमेंट में डाल दिया करें। नहीं तो फिर लाइव तो है नहीं कि मैं एक साथ ही आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूं। तो इस वजह से क्या होगा कि आप लोग जो है 3 बजे तक अगर कर देंगे तो अगली क्लास में, अगली रिकॉर्डिंग जब होगी तो उसमें मैं आपका आंसर दे सकूं। अब यहाँ पर अगर हम राज्य मंत्री की भी बात कर लें कि किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर से अलग होगा राज्य मंत्री, तो जो राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री को हम 2 रूपों में देखते हैं। आपने अक्सर एक शब्द भी सुना होगा कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना, ऐसे करके लिखा होगा। तो राज्य मंत्री एक तो सहयोगी के रूप में होता है, सहयोगी के रूप में, और एक स्वतंत्र प्रभार के रूप में, स्वतंत्र प्रभार के रूप में, ठीक है। आराम से लेकर चलते हैं। सहयोगी के रूप में किसका सहयोगी होता है, ये होता है कैबिनेट मिनिस्टर का सहयोगी। जो कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, उसके सहयोगी के रूप में ये काम करता है। यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, मान लिया कि वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय के अभी जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अब इनके सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में एक राज्य मंत्री है। कौन है राज्य मंत्री? अगर हम राज्य मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए जल्दी से। अक्सर आप लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी के साथ ही वो बैठते हैं। तो क्या है उनका नाम? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर क्रिकेट से भी संबंध रखते हैं, आपने BCCI में भी उनको देखा होगा। अनुराग ठाकुर जो हैं वो कौन है? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री वो सहयोगी के रूप में है, यानी कि वो जो भी काम करेंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर, उनकी देखरेख पर और उनकी जिम्मेदारी पर वो सारे काम करेंगे। यानी काम कौन करे? काम अगर ये सहयोगी कर रहे हैं, राज्य मंत्री कर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी पर कर रहे हैं? गृह मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी पर कर रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी पर कर रहे हैं। कोई गड़बड़ी भी होती है तो कैबिनेट मंत्री देखेगा, कैबिनेट मंत्री उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो कोई भी जो भी उनको प्रभार दिया जा रहा है, कोई भी विभाग दिया जा रहा है जिसका जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास है, उन्होंने सहयोगी को अपने दे दिया कि तुम जो है इसका देख लो, ये जो भी काम होना है इसमें वो तुम करके मुझे बताना, रिपोर्ट करना। तो एक सहयोगी के रूप में, ताकि मिनिस्टर का जो काम है वो सही से हो सके, और ये देखरेख, सलाह और जिम्मेदारी से ये कार्य करते हैं। किसके में? किसकी देखरेख में, किसकी सलाह में और किसकी जिम्मेदारी पर? कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी पर। तो एक तो रोल राज्य मंत्री का कैसा होता है? सहयोगी के रूप में होता है। और किसका सहयोगी होता है? कैबिनेट मिनिस्टर का सहयोगी होता है। जो कैबिनेट मंत्री है उसका सहयोगी होता है। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, अगर कोई डाउट है तो मैं बार बार वही कहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा अपने डाउट को। इसके बाद जो स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्रभार में क्या होता है कि इसको ठीक उसी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है अपने कार्यों को करने के लिए जैसे कैबिनेट मंत्री। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कैबिनेट मंत्री के समान स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है तो उसका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, उसका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। तो कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उसके पास क्या है कि उस विभाग से संबंधित क्या होगा, उस विभाग से संबंधित उसके पास स्वतंत्र प्रभार होगा और वह अपने कार्य को करने के लिए किसी की सलाह नहीं लेगा। जैसे सहयोगी जो है किसकी सलाह पर, किसके दिखाए रास्ते पर काम करता है, कैबिनेट मिनिस्टर के दिखाने पर काम करता है। लेकिन अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ है तो वह अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि राज्य मंत्री जो होता है, ठीक है, हालांकि जो राज्य मंत्री होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि राज्य मंत्री कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, वह कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन इस मामले में तो समझ में आ रहा है कि उस कैबिनेट मंत्री होता है तो ये नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्वतंत्र प्रभार है, कैबिनेट का मंत्री ही नहीं है लेकिन उस मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष बात है और वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है, लेकिन वो कैसे अपनी बात को जो है कैबिनेट के सामने रखेगा। तो मैंने आपको बताया था कैबिनेट जो होता है वो किनका होता है, कुछ महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनका एक ग्रुप होता है। कैबिनेट को अभी मैं बताऊंगा, कैबिनेट को ही हम मंत्रिमंडल के रूप में जानते हैं। तो अभी जब मैं अंतर आप लोगों को बताऊंगा किसके बीच, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस धैर्य को पकड़िए और चलते चलिए मेरे साथ, आपको जो है सारी कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री के समान जो है इसके पास स्वतंत्रता होती है, लेकिन ये भी जो है कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। अब कैबिनेट का सदस्य नहीं होने की वजह से किसी कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। यह भाग ऐसा नहीं है कि भाग नहीं लेगा, भाग लेगा, लेकिन कब लेगा, जब मान लिया कि इसका जो मंत्रालय है या इसके पास जो विभाग है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पास, उसके संबंध में किसी विषय पर चर्चा करनी है, कोई नीति निर्धारण करना है, तब स्वतंत्र प्रभार का जो राज्य मंत्री है उसको आमंत्रण भेजा जाएगा कि हे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, आप प्रकट हो जाइए हमारी इस बैठक में और बताइए कि आपके जो भी मंत्रालय है उसमें जो हमें ये काम करने हैं, अभी इसमें हमें इतना फंड जारी करना है, ये पॉलिसीज हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है, ठीक है। तो ये महाशय कब प्रकट होंगे, ये महाशय बैठक में तब जाएंगे जब इनको आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट के सदस्य ना होने की वजह से ये बैठक में भाग नहीं लेते हैं। और राज्य मंत्री जो होगा, कोई भी हो, चाहे सहयोगी रूप में हो या स्वतंत्र प्रभार में हो, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है और ना ही कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेता है। लेकिन अगर आपके पास स्वतंत्र प्रभार है तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आपको आमंत्रित करके बुलाया जाता है कि आइए और अपने विषय में, अपने मंत्रालय के विषय में चीजों को समझा दीजिए, ठीक है। तो यहां तक बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई कि राज्य मंत्री कौन कैसे होते हैं। ये सहयोगी के रूप में, स्वतंत्र प्रभार के रूप में होते हैं, सहयोगी के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। और उदाहरण मैंने आपको यहाँ बताया ही अभी। और उसी प्रकार से जो स्वतंत्र प्रभार है वो कैबिनेट मिनिस्टर के समान स्वतंत्रता रखते हैं और उसी शक्ति से काम करते हैं। उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है जिसकी अंडर वो काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते, इसलिए स्वतंत्र प्रभार दिया गया। चलिए, और ये चीज आप लोगों के अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो जो उप मंत्री है उसका क्या कंसेप्ट है। उप मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसका कोई खासा रोल नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत ही कम जो है राजनीतिक व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। उपमंत्री जो है बहुत ही कम नियुक्त किए जाते हैं, जब अधिक आवश्यकता होती है तभी जो है इनको नियुक्त किया जाता है, अन्यथा इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के कार्य में सहायता के लिए, ठीक है, तो जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो राज्य मंत्री हैं, ठीक है, इनके कार्य में सहायता के लिए, ठीक है, इनके कार्य में सहायता के लिए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के कार्य में सहायता के लिए इनको नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार ये भी जो है उपमंत्री भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और जब सदस्य नहीं होते हैं तो बैठक में भाग नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं
नहीं लेते हैं, बैठक में भाग नहीं लेते। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जो उपमंत्री होता है वो एक तरीके से पद क्रम में क्या होगा, तीसरे स्थान पर आएगा, क्योंकि ये सहायक के रूप में काम कर रहा है। सहायता किसके कार्यों के सहायता के रूप में जो राज्य मंत्री है और कैबिनेट मंत्री, इन दोनों के रूप में काम कर रहा है। राज्य मंत्री को हम सेकंड ले सकते हैं और कैबिनेट मंत्री को फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं। तो ये मंत्री परिषद की संरचना। देखिए कैबिनेट के सदस्य नहीं है ये दोनों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी कैबिनेट का सदस्य नहीं है। कौन? राज्य मंत्री, ठीक है, सदस्य नहीं, अंतर यहीं पे चलते चलिए। उपमंत्री भी कैबिनेट का सदस्य नहीं है, लेकिन किसके सदस्य होते हैं ये दोनों? ये दोनों सदस्य होते हैं मंत्री परिषद के। मंत्री परिषद के ही तो भाग हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, मंत्री परिषद की संरचना को हमने यहाँ पे समझा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन तीनों में एक जो बेसिक अंतर है वो क्या है। ठीक है, इन तीनों में एक बेसिक अंतर क्या हो सकता है, जो एक आधारभूत अंतर है वो क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के माइंड में बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर भूले भटके कहीं से टकराव के या कहीं ऐसा पत्थर सा आपके सामने आ गया जिससे आपको लग रहा है कि हम गिर जाएंगे, तो उस पत्थर को उठा के कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब ऐसा मत करना भैया कि कहीं बाहर से उठाओ पत्थर और मोबाइल पे रख दो या लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे रख दो ला के, है ना, वो वाला पत्थर नहीं है ना, एक जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आई हैं वो वाला पत्थर। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो और फिर मैं अगली क्लास में उसको बता दूंगा 3 बजे से पहले, लेकिन क्लास आप लोग देख लें सारी। इसके बाद अब हम जो बात कर लेते हैं वो क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो इनमें अंतर है, किसमें, मंत्री परिषद और कैबिनेट में अंतर है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट में जो अंतर है वो क्या है, यानी कि जो मंत्री परिषद है और जो मंत्रिमंडल है इसमें जो एक बेसिक अंतर है वो क्या है। अब इसको समझ लेते हैं आसानी से। तो इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी अब आवश्यकता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अच्छे अपने नोट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। तो कैबिनेट या कहा जाए कैबिनेट की संरचना नहीं, बल्कि ये किसकी संरचना हमने पढ़ी, मंत्री परिषद की पढ़ी। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी हमने ये पूरी संरचना को पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो किस तरीके से बनते हैं। तो अब मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई और डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। अगर नहीं बचा है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए जरूर। आप लोग बड़े ही कंजूस टाइप के मुझे लगते हैं ना, कमेंट्स भी नहीं आते हैं यस बोलने पर ज़्यादा, है ना, कि कोई यस बोले समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आप लोग रिप्लाई ही नहीं देते हैं। चलिए, फिर भी आप लोगों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी है अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरी जो मेहनत हो रही है यहाँ पे हम आप लोगों के काम आ रही है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो मंत्री परिषद है, क्या मंत्री परिषद है एक, और एक है आपका मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, माफ कीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्री परिषद, और ये कैबिनेट मंत्रिमंडल। इन दोनों में क्या अंतर है? अक्सर आपने ये दो शब्द सुने होंगे और अक्सर जो है इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पढ़ते समय आप लोगों ने इन दोनों को सुना होगा और पढ़ा भी होगा, एक दूसरे के स्थान पर इनका इस्तेमाल किया भी जाता है। लेकिन अब इस चीज को कुछ इस तरीके से समझिए कि ये गोला है ना, वो तो सभी जानते हैं ना, और ये दूसरा गोला है। ठीक है, अब ज्योग्राफी वाले ये मत कहना कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं बना रहे हैं। अब ये जो बड़ा वाला गोला है ये क्या है? ये है आपका मंत्री परिषद। क्या है? मंत्री परिषद। और ये छोटा वाला है ये क्या है? मंत्रिमंडल। तो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है, एक बड़ी बॉडी है जिसके अंदर मंत्रिमंडल आता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है और मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक हिस्सा है, एक भाग है। मंत्री परिषद में जो संख्या होती है वो 60 से 70 मंत्रियों की हो सकती है। 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं। देखिए ये सभी मंत्री कैसे होंगे? वो सभी मंत्री परिषद के कौन कौन से अंग बताए थे मैंने? 3 अंग हो गए। 3 अंग कौन कौन से? एक तो आपका कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, और एक राज्य मंत्री हो गया, और एक उपमंत्री हो गया। तो ये तीनों, इन तीनों को मिलाकर टोटल कितने हो सकते हैं? 60 से 70 तक हो सकते हैं। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लोकसभा का जो कुल संख्या है उसका कितने % होना चाहिए?
15% होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर मंत्रिमंडल जो है उससे छोटा है, और मंत्रिमंडल जो कि छोटा है तो इसमें जो मंत्रियों की संख्या हो सकती है वो 15 से 20 मंत्रियों की होती है। तो यानी कि जो 15 से 20 मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल में होते हैं, ये कोर पॉइंट है। ये ऐसे लोग हैं जो भी ये नीति निर्धारण करते हैं, जो भी ये योजना बनाएंगे। कौन? मंत्रिमंडल वालों ने जो भी योजना बनाई है, जो भी नीतियां बनाई हैं, नीति निर्धारण किया है, उसको मानना पूरे मंत्रिपरिषद का कार्य है। यानी कि नीति निर्माण ये जो 15 से 20 लोग हैं ना, ये ही बनाएंगे जो कोर हैं। और इसका भी जैसे मंत्रिपरिषद को देखते हैं, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल का भी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो हम इसमें इन चीजों को देखते हैं। तो मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें। केवल मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। और मैंने अभी बताया कि मंत्रिपरिषद में कौन होते हैं? ये तीनों ही होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री तीनों ही होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री में 15 से 20 मंत्री होते हैं जो कुछ नीति निर्धारण करते हैं, और उस नीति निर्धारण को मानना पूरे मंत्रिपरिषद का काम होता है। यानी मंत्रिपरिषद उससे अलग नहीं हो सकता है। अगर किसी मंत्री को ये लगता है कि हम जो है इसको नहीं मानेंगे या ये चीज गलत है, तो वह मंत्री को त्यागपत्र मंत्रिपरिषद से देना अनिवार्य होता है, देना होता ही है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्यों का निर्धारण करता है जो कि बाध्यकारी होता, मंत्रिमंडल कार्यों का निर्धारण करता है जो कि बाध्यकारी होता है किस पर? मंत्रिमंडल पर। तो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो कार्यों का निर्धारण करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं, जो कि बाध्यकारी होता है किस पर? मंत्रिपरिषद पर। ये बात क्लियर हो रही है? देखिए ये बड़ा संगठन है, लेकिन उसके बाद भी जो ये कुछ कोर पॉइंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हम कोर बोल सकते हैं। एक जो मिडिल वाला क्षेत्र है, बिल्कुल कोर एरिया है, वो है। और यहाँ पर नीति निर्धारण वाला ये लोग करेंगे, नीति बनाएंगे। कौन बनाएंगे? मंत्रिमंडल वाले नीति बनाएंगे, कैबिनेट मंत्री नीति बनाएंगे, और उसका पालन करना मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर बाध्यकारी है। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो कंसेप्ट हम देखते हैं कि जो मंत्री हैं मंत्रिपरिषद के, अगर इनके मंत्री में से कोई मंत्री ये कहता है कि नहीं हम क्यों माने, ये तो गलत चीज है, ये जो नीति है ये गलत है, तो यहाँ पर क्या चीज हमें सामने आती है कि वो मंत्री को चाहिए कि वह इस्तीफा देकर चला जाए। ठीक है, ये परंपरा में है कि उस मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जो मंत्रिमंडल के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध जा रहा है। इसके अलावा अब हम इसमें एक अंतर क्या देखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक अंतर आता है। देखिए अंतर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं, और मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा बनाए गए मंत्रिमंडल क्या बनाएगा? सारे नीति निर्धारण नियम कार्य बनाएंगे, और उन नियमों का पालन करना किसका काम है? जो मंत्रिपरिषद है उनका काम इन नीतियों का पालन करना है। यह उन पर बाध्यकारी होता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी हो सकते हैं। ठीक है, उपमंत्री के लिए हो सकते हैं, बोल दिया मैंने, नहीं तो मान लिया कि तीनों ही हैं। ठीक है, तो केवल कहाँ होंगे कैबिनेट मंत्री? कहाँ होंगे? मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पक्ष हम आपको ले लेते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कि जो मंत्रिपरिषद है, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कल की भी क्लास में मैंने बताया था, मंत्रिपरिषद जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय हम लोग किसे बोलते हैं? सिंपल भाषा में, सादा भाषा में अगर मैं कहूं तो संवैधानिक निकाय उसे बोलेंगे जो संविधान में मूल रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो संविधान में क्या है? मूल रूप से लिखा हुआ है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर किसी को रॉकेट साइंस लग रहा है तो मंगल ग्रह की यात्रा जल्द ही हो जाएगी कुछ दिनों में, तो चले जाइएगा अब रॉकेट पर बैठ के। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष भी घूम आएंगे थोड़ा। तो संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं इसका जिक्र अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, नहीं किया गया है? बताया गया है, नहीं अच्छे से बताया गया। 74 में सहायता के लिए बताया गया कि मंत्रिपरिषद होगा। 75 में क्या बताया गया? 75 में यह बताया गया है कि कैसे नियुक्ति होगी, कौन नियुक्त करेगा, और जो वेतन भत्ते होंगे कौन निर्धारित करेगा, क्या शक्तियां होंगी, कैसे एक मंत्रिपरिषद खत्म हो सकता है, वो सारी चीजों को इसमें बताया हुआ है। तो 74 और 75 में इस चीज के बारे में बताया गया। तो संवैधानिक निकाय है कौन? मंत्रिपरिषद। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल संवैधानिक निकाय नहीं है, मंत्रिमंडल भी
संवैधानिक हैं। अब वो कैसे, ये मूल संविधान में नहीं था, मंत्रिमंडल जो था वो मूल संविधान में नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, क्रॉस लगा दिया, समझ जाइएगा। अब जब ये मूल संविधान में नहीं था तो इसको लाया गया कब, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, ठीक है, अभी तक आपने इस अनुच्छेद को केवल आपातकाल के लिए पढ़ा होगा। देखिए आपातकाल बोल दिया तो आपके दिमाग में आ गए होंगे 3 अनुच्छेद, तो तीनों अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद, अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकता है कि मंत्रिमंडल का जो उल्लेख किया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, वो किस अनुच्छेद में किया, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 352। जो आर्टिकल 352 है जिसमें हम नेशनल इमरजेंसी को देखते हैं, तो उसी में ही जो है मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। मंत्रिमंडल के बारे में किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 352 में बताया गया है। तो भाई ये किसी ने अभी जो नया नया देख रहा है उसको अगर पता है तो मतलब उसने अभी नहीं तक नहीं जाना था तो वो ये चीज़ समझ लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे गलती करने की संभावना ज़्यादा रहती है। 352 को हम अक्सर किसके लिए पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, और मान लिया कि आपने ये अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने ये अभी नहीं पढ़ा, तो क्या हो, ऑप्शन ए हो गया 78, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया 352, ऑप्शन सी हो गया 356 और ऑप्शन डी बना दिया 80, ठीक है। तो अब कैंडिडेट जो जाएगा जिसने इस चीज को नहीं पढ़ा हुआ है, वो कैंडिडेट किस चीज पर जाएगा सबसे ज्यादा, वो या तो ए को प्रीफर करेगा या डी को प्रीफर करेगा। 100% वो ए या डी को प्रीफर करेगा, क्योंकि उसने तो ये पढ़ा हुआ है कि 352 और 356 में क्या है, इमरजेंसी वाले टर्म है, तो उसमें ये कहां से आ जाएगा, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अब पढ़ लिया है, जिन्होंने क्लास कर ली है, वो 352 में ही मंत्रिमंडल के बारे में डाला गया, किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। पेपर में आ जाए तो कहना नहीं कि लक्ष्य पर पढ़ाया नहीं था त्रिभुवन सर ने, ठीक है, मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया, बता दिया है। तो यहाँ अब ये वो कोर एरिया हो जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच जो एक बेसिक अंतर है ना, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट्स के बीच जो एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा है, मंत्रिपरिषद बड़ा है, उसमें इसमें छोटा निकाय कौन सा है, मंत्रिमंडल छोटा निकाय है। और मंत्रिमंडल छोटा निकाय होने के बाद भी उसमें केवल कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन होते हैं, तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। और नीति निर्धारण कौन करता है, नीति निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए जो भी नियम या पॉलिसी बनाई गई हैं उनको मानना किस पे बाध्यकारी है, मंत्रिपरिषद उसको मानेगा ही मानेगा, और फिर उसको राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसे बनाएंगे क्योंकि वो भी उन पर बाध्यकारी है, पीछे हम सब कुछ पढ़कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के ऊपर बाध्यकारी हो जाता है, मंत्रिपरिषद के ऊपर बाध्यकारी हो जाता है, सारे मंत्री अब इस बात को मानेंगे। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है, जिसमें 74 और 75 में बताया गया। मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लाया गया। और किस अनुच्छेद में लाया गया है, 352 में लाया गया, 352 में लाया गया है। तो आप लोग आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने एक एक जो अंतर है वो बता दिया। जो लोग लिख नहीं पाए, क्लास को थोड़ा सा बैक कीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब जब हम बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व है वो क्या है ना, वो कौन कौन से उत्तरदायित्वों के विषय में बताया गया है। तो ये अंतर जो है इन दोनों के बीच में, ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया, कैसे आया, और अगर कोई डाउट है तो वो जरूर बताइएगा। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री में क्या एक बेसिक अंतर होता है, वो टर्म भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जिन लोगों का भी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या चीज़ क्लियर नहीं हुआ है उसे एक बार
फिर से देखें क्लास को बैक करके, और फिर उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि ये चीज़ जो है आपकी क्लियर नहीं हुई है। उसको मैं अगली क्लास में, अगली रिकॉर्डिंग में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो टर्म बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कोई भी एक तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको हर एक क्लासेस प्रोवाइड हो। जैसे पॉलिटी के बाद अगली क्लास आपकी मैथ्स की है, तो जल्द ही जो है अब आपकी जो है मूल विधि जो एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मूल विधि शुरू होने वाली है। मूल विधि के शुरू होने के बाद जो है अब 12 बजे आपकी हिस्ट्री तो अब फिर से रिकंटिन्यू हो जाएगी। आज हिस्ट्री की भी क्लास है 12 बजे, तो उसको भी जरूर कीजिएगा, जो कि गुप्त साम्राज्य के लिए हमने शुरू किया था। गुप्त साम्राज्य से शुरू करेंगे क्योंकि पीछे जो कुषाण वंश है वहाँ तक का क्लियर हो ही चुका है, सारा हमने पढ़ा था। अब गुप्त काल की हम लोग बात करेंगे, तो हिस्ट्री में वो पढ़िएगा, क्लियर है। उससे पहले मैथ्स की क्लास है, और फिर 11 बजे से 11 के 12 के बीच का जो टाइम है आपका वो मूल विधि के लिए अब मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग है, और एक कुछ जो है छोटी वीडियोस भी डल रही हैं ताहिर सर की, अभी जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, ठीक है, जीरो के कैसे हम गिनती करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जो लोग मैथ के धुरंधर हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वो सर की क्लासेस के साथ क्लास देखें, और जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उनको सॉल्व करें, तुरंत सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है मैथ में भी, तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाई जा सके। और इतना यकीन मैं आप लोगों को दिला रहा हूँ कि पॉलिटी पढ़ने के बाद, मैथ्स पढ़ने के बाद, और मूल विधि या अन्य जो क्लासेस होने वाली हैं या होंगी अभी या हो रही हैं, उनको ठीक से पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर। क्योंकि रिसर्च के साथ आपको क्लासेस दी जा रही है, मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, एक रिसर्च है ना, जो अक्सर लोग नाम के आगे लगा लेते हैं रिसर्च वाला चैनल, तो वो हमने नाम नहीं है हमारा केवल रिसर्च वाला चैनल, हमने किया है। ठीक है, उसको हमने किया है, मेहनत करते हैं, रिसर्च करके चीज़ों को लेकर आते हैं। अब आप यहाँ पॉलिटी में ही समझ पा रहे होंगे कितना बारीक से बारीक चीज़ मैं आप लोगों को लाकर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, ठीक है, तो जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, बेशक हमारी क्लासेस कोई भी देख रहा हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला कैंडिडेट ही क्यों ना हो, या कांस्टेबल लेवल का तैयारी करने वाला कैंडिडेट क्यों ना हो, ठीक है, परीक्षा होती है और सभी में एक समान रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बांध नहीं सकते प्रश्नों को कि ये इस तरीके से ही या इसमें ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी देख रहा हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या आप टीचिंग लाइन की परीक्षा दे रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने किसी भी क्लास को अपनी उसमें नहीं बांटा है कि ये स्पेशली इसके लिए या स्पेसिफिक इसके लिए है। ठीक है, और एक और मार्केट में तो यही बात चलती है, अगर आप किसी चीज़ के लिए स्पेशल लिख दें तो कैंडिडेट उसी तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। तो मैं इस मानसिकता से थोड़ा दूर रहता हूँ, तो वही चीज़ आप लोगों को दी है। चलिए, उत्तरदायित्व, मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रियों के उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो ये 3 भागों में हम लोग देखते हैं पूरे विश्व में। एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, और एक आपका क्या होता है, विधिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, देखिए, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है और जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, ये भारत में देखा जाता है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में इसको हम लोग देखते हैं। छोटा सा टर्म है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विधिक उत्तरदायित्व जो है ये मुख्य रूप से ब्रिटेन में देखा जाता है। हालांकि हमने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को लिया है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को थोड़ी लिया, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में इसको देखा जाता है। तो क्या होता है, इनमें अंतर क्या है, बेसिक हमने क्यों नहीं उसको लिया, इसको इन दोनों को क्यों लिया, उसको मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मैंने आप लोगों को कल समझाया था, इसीलिए मैंने आपको आर्टिकल सारे क्लियर कल कर दिए क्लास में। 75 में क्या बोला है उत्तरदायित्व के बारे में, कि जो मंत्री परिषद है, क्या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कैसे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से
लोकसभा, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्लियर है? तो इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली। यानी कि अगर मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री या कोई भी जो मंत्री है वो क्या कर दे कि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, है कोई गलत काम कर दिया और उसने जो है उसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। जब अविश्वास प्रस्ताव किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध, ठीक है, कोई भी हो मंत्री, ठीक है, मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं ना, तो मंत्री परिषद में भी मैंने बताया 3 प्रकार के मंत्री होंगे, तो उनमें से किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास आ जाता है, यहाँ पे प्रस्ताव लिख देते हैं वो ज्यादा अच्छे से रहेगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है कहां पर? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध जो कि मंत्री परिषद का सदस्य है, चाहे वह लोकसभा से आता हो या राज्यसभा से आता हो, अगर वह मंत्री है और लोकसभा में उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? लोकसभा में। अभी जब हम संसद पढ़ेंगे तो सभी प्रकार के मोशन जो प्रस्ताव है उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो मंत्री है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। लाने मात्र से नहीं, ये प्रस्ताव क्या हो गया? लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी आप लोग ये समझे कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया है बस तभी जो है सबको त्यागपत्र देना होगा, नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में क्या होगा? पारित होगा, और पारित होने के बाद अगर पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा, यानी कि सरकार जो है वो गिर जाएगी। जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन सभी को त्यागपत्र देना होगा, किसी भी एक के विरुद्ध अगर पास। तो इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कि सभी मंत्रियों को इस तरीके से काम करना होता है, इस तरीके से रहना होता है कि वह अच्छे से जवाबदेही हो लोकसभा के प्रति, और उसके साथ साथ वह उनका कार्य इतना निंदनीय ना हो, इतना खराब ना हो कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए और पारित भी हो जाए तो उनका पूरा क्या होगा? मंत्री परिषद हो जाएगा। तो यानी कि सभी मंत्रियों के ऊपर एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे ग्रुप को बचाकर चले, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, जो कि 75 में ही बताया गया, ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था। और 75 में ही इस चीज का जिक्र किया गया है, किसका? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, ठीक है। किसका जिक्र किया गया है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इसमें देख लेते हैं, चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये भी किस में है? आर्टिकल 75 में। तो यहां तक मैं समझता हूं कि चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ ही रही होंगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट माइंड में बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस में है? 75 में ही बताया गया है, ठीक है। उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया। उत्तरदायित्व, अब यहाँ पे व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल उत्तरदायित्व। इंडिविजुअल उत्तरदायित्व है तो किसके प्रति? हम लोग जानते हैं कि जो संसदीय हमारी व्यवस्था है उसमें जो मंत्री होते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री, कोई भी मंत्री हो, जो मंत्री हैं मंत्री परिषद में, वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? राष्ट्रपति के, ठीक है। तो राष्ट्रपति मतलब क्या हो कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को, है ना, किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री को भी अगर विश्वास मत हट जाता है, विश्वास मत नहीं है सदन में, तो वो उसको हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को छोड़कर अन्य जो मंत्री हैं उनको वो राष्ट्रपति जो है कभी भी हटा सकता है, कभी भी क्या कर सकता है? हटा सकता है। लेकिन कभी भी ऐसे ही नहीं हटाएगा। कैसे हटाएगा? जब प्रधानमंत्री इसकी सलाह देगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अब चूंकि राष्ट्रपति कभी भी उसे मंत्री को हटा सकता है क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो कभी भी हटाने के लिए सिफारिश कौन करता है? सलाह कौन देता है? सलाह देता है प्रधानमंत्री। तो अब जो ये मंत्री है वह अपने काम के लिए जिम्मेदार किसके प्रति होगा? नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति होगा, राष्ट्रपति के नहीं। किसके प्रति होगा? प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार होगा। यानी कि ये जो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, किसके प्रति है? प्रधानमंत्री के प्रति है। क्योंकि सलाह कौन दे रहा है? राष्ट्रपति ऐसे ही थोड़ी हटा देगा। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि उसे वो ऐसे ही हटा देगा, ठीक है। वो कब हटाएगा? जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेगा कि भाई इस मंत्री को जो है हटा दो, क्योंकि ये जो है
ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है बर्खास्त कर देंगे, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसीलिए मंत्री को, ये जो मंत्री होगा इसको किससे बना के रखनी होगी? इसको जो है प्रधानमंत्री से बना के रखनी होगी कि अरे साहब देख लो, मतलब ऐसे थोड़ी ना मैंने कोई गलत काम किया वगैरह, है ना, ये चीज़ें तो चलती रहती है नॉर्मल, है ना। तो ये कह सकता है प्रधानमंत्री, जो मंत्री है वो बना के रख सकता है किससे? मंत्री से। तो हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को, रेयरली देखने को मिलता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लाइनें हैं, लेकिन हालांकि ऐसा मुश्किल ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्री के पद को बदल सकते हैं, मंत्रालय बदल सकते हैं आराम से, लेकिन उनको राष्ट्रपति से कहकर हटवाने की जो चीज़ है वो रेयरली होती है, हुई ही नहीं है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ऐसा कोई बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा अभी तक आया नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री को ही हटवा दिया हो। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से फिर एक अविश्वास पारित हो, मतलब अविश्वास उत्पन्न होता है सरकार में कि सरकार के भीतर ही जो है चीज़ें ठीक नहीं है, तो ये जो सरकार है वो ठीक से काम कैसे कर सकती है। तो ये भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, तो इस वजह से भी ये मुश्किल ही देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री के प्रति हम देखते हैं कि उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। तो कैसे? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? कोई मंत्री, वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया कि सामूहिक रूप से हर एक कोई मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है। दोनों का जिक्र 75 में ही किया गया है। इसके बाद जो विधिक उत्तरदायित्व है, इसको भी थोड़ा जल्दी से ही समझ लेते हैं। देखिए विधिक उत्तरदायित्व जो है थोड़ा सा आप अगर समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, जैसा कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप अगर समझेंगे तो आपको थोड़ा सा ये मजाकिया टाइप का लगेगा, या कह सकते हैं थोड़ी सी हंसी भी आएगी, क्योंकि इसका जो करेक्टर है कुछ ऐसा ही है ना, हंसने वाला करेक्टर कह सकते हैं इसको, कि आप इसको लेकर जो है थोड़ा सा हंस सकते हैं। तो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें हमें विधिक उत्तरदायित्व के बारे में दिखाई देता है, भारत की संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक कार्य है, सार्वजनिक कार्य के लिए वहाँ के राजा ने, है ना, वहाँ का जो शासक है, वहाँ तो राजा रानी है ना, तो वहाँ के शासक ने क्या किया कि एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया। अब जो वहाँ का राजा कानून बनाता है तो उस कानून पर जो वहाँ का मंत्री है, यानी कि जिस विभाग के लिए कानून बनाया है, तो उस विभाग का जो मंत्री होगा, है ना, मंत्री होगा, उसको उस कानून पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। हस्ताक्षर जो है वो कौन करेगा? वो मंत्री करेगा। अब यदि मान लिया कि जो ये कानून बना है, इस कानून में किसी दूसरे कानून का उल्लंघन हुआ है, या मान लो कि फंडामेंटल राइट्स का ही उल्लंघन हो गया है, वहाँ पे जो मूल अधिकार हैं, या फिर कह सकते हैं कोई ऐसे कानून का उल्लंघन हो गया जिससे लोगों को फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है, यानी कि किसी लॉ का वायलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो जब कानून का उल्लंघन हो गया तो अब कौन पकड़ेगा इसे? अब इसे पकड़ेगा वहाँ का न्यायालय, कि भाई ये जो कानून बनाया है ये इसमें क्या है, ये कानून का एक दूसरे कानून का उल्लंघन करता है, जो लोगों को फायदा कम नुकसान ज़्यादा कर रहा है। तो अब यहाँ पर शासक कटघरे में नहीं आएगा जिसने उस कानून को पास किया है, या कहा जाए वो कानून बनाया है। यहाँ पर कौन कटघरे में जाएगा? मंत्री कटघरे में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ब्रिटेन में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि राजा जो है कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। बेशक अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कानून उसने गलत बना दिया, जिसकी वजह से दूसरा कानून का उल्लंघन हो गया, और लेकिन वहाँ पे क्या नियम है कि मंत्री को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो मंत्री ने जब हस्ताक्षर कर दिए, कानून लागू हुआ, तो न्यायालय ने देखा ये कानून का तो उल्लंघन हो रहा है, तो अब न्यायालय किसको पकड़ेगा? हस्ताक्षर करने वाले को पकड़ेगा। शासक कभी गलत नहीं हो सकता है, राजा कभी गलत नहीं होता है, ऐसा ब्रिटेन में कहा जाता है। तो यहाँ पर इस चीज से राजा बचता है, यानी कि राजा जो है वो सही का सही है, गलत कौन है? गलत ये मंत्री है। इस मंत्री ने हस्ताक्षर क्यों किए भाई, है ना, जब गलत था कानून तो इस मंत्री ने हस्ताक्षर क्यों किए? इसको नहीं करने चाहिए थे, भले ही राजा ने तलवार लटका रखी होगी, करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये चीज आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विधिक उत्तरदायित्व हमारे यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मंत्री हस्ताक्षर नहीं करते, राष्ट्रपति ही जो है हस्ताक्षर, जो तीनों एक प्रोसेस है पूरा हमारे यहाँ, वो एक अलग टर्म में चलता है। तो इस तरीके से विधिक उत्तरदायित्व होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। और इसको लेकर भी क्वेश्चन आराम से पूछा गया है कि हमारे यहाँ जो दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो कौन कौन से हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, जो कि हमें अक्सर पढ़ने को भी मिलता है
कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए मंत्रिमंडल भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा जो है वो कौन है? मंत्रिमंडल है। तो यानी कि मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो मंत्रिमंडल भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ध्यान आप लोगों के रहेगा ही। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी हमारे संविधान में दिया गया है, जो कि 75 में ये दोनों का ही संबंध होता है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो अब आप लोगों को अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो चैप्टर है किसका? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, वो होता है क्लोज। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी पर जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि आज में ये टॉपिक खत्म हो जाए महान्यायवादी का भी, फिर थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। अगर मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं, बनते ही हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी टर्म से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर उसके बाद आएंगे अपने सब एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा हमारा संसद, पार्लियामेंट, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके भी हर एक एंगल को टटोलते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो बस सहयोग चाहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ, और मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी नया आप लोगों को सीखने को भी मिल रहा होगा। एक अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, और जो लोग यूपीएससी से भी रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी, यूपी टेट, बिहार टेट, बीपीएससी, मतलब सभी जो एग्जाम्स हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान एक ही है भैया, अलग अलग क्या पढ़ोगे। मान लिया कि भैया तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, तो ये अंतर हो सकता है कि वो व्यक्ति तमिल में पढ़े, ठीक है, लेकिन पढ़ेगा तो यही संविधान और यही सारा प्रोसेस पढ़ेगा, यही सारी चीज़ें पढ़ेगा। तो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो यही सारी चीज़ें पढ़नी है, और ये सब एग्जाम में आता है और फैक्चुअल डिटेल्स के रूप में आता है आराम से। चलिए, तो इसके बाद हम लोग शुरू कर लेते हैं क्या? महान्यायवादी। शुरू कर लेते हैं भारत का महान्यायवादी। देखिए, भारत का महान्यायवादी के संबंध में हमारे संविधान में एक ही अनुच्छेद है, मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा, 76, ठीक है। आर्टिकल 76 एकमात्र अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी के विषय में बताता है, या महान्यायवादी के बारे में एक पद की बात को समझाता है। तो जो भारत का महान्यायवादी है वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है, यानी कि जो 76 में वो क्या कहा गया है कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, देश का सर्वोच्च कानून विधि अधिकारी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। इस चीज को बताया गया 76 में ही। 76 में हम इस चीज को देखते हैं कि जो नियुक्ति है और जो कार्यकाल है, नियुक्ति और कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेगा? भारत सरकार, भारत सरकार की सिफारिश पर यह नियुक्ति करेगा, ठीक है। भारत सरकार की सिफारिश पर नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो नियुक्ति की जो योग्यता है ना, जो योग्यता होगी वो क्या होगी? इसकी योग्यता होगी, अगर हम योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति के लिए होती है, किसी जज की, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। अब कहेंगे कि भाई इसकी नियुक्ति के लिए क्या है, तो इसकी नियुक्ति के लिए एक सबसे बड़ा टर्म क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो। ये तो हर किसी में होता ही होता है, आप लोगों को कई बार समझाइए, भारत का नागरिक हो, या फिर और क्या हो साथ में, उसने किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों के वकालत का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो? अच्छा कानून को जानने वाला हो, कानून का ज्ञाता हो, है ना, अच्छा कानून का ज्ञाता हो, ठीक, कानून को अच्छा जानने वाला हो। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज की नियुक्ति होती है, कोई जो जज होता है
तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है कि वो भारत का नागरिक हो, उसने किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या वो किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो व्यक्ति क्या हो, एक अच्छा कानून को जानने वाला हो, कानून को अच्छे से समझता हो, तो उसको जो है राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, भारत सरकार की सिफारिश पर देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कार्यकाल की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नियुक्ति के संबंध में क्या टर्म होता है। तो कार्यकाल के बारे में बात करें या फिर इसकी पद से मुक्ति के बारे में बात करें, तो हम ये पाते हैं, या फिर वेतन के बारे में ही बात करें तो हम ये पाते हैं कि इसको संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है, इसको संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है, संविधान में निर्धारित नहीं है, चूंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये भी कैसे काम करता है, प्रसाद पर्यंत काम करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसे जो है कभी भी पद से हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति पदमुक्त इसे कभी भी कर सकता है। किसे, भारत का जो मुख्य है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है राष्ट्रपति कभी भी पदमुक्त कर सकता है, ठीक है, पदमुक्त कर सकता है राष्ट्रपति कभी भी। तो ये चीज हम देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत काम करता है, किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो इसलिए जो इसका कार्यकाल है वो निर्धारित नहीं किया गया है और ये प्रसाद पर्यंत रखा गया है। लेकिन परंपरा के अनुसार क्या रखा गया है कि यदि मंत्री परिषद की समाप्ति होती है, यानी कि 5 वर्ष पूरे हो गए, मंत्री परिषद ने अब अपना त्याग पत्र देना है, चुनाव होने हैं, कब तक हम केवल यही क्यों माने कि मंत्री परिषद में सरकार गिर गई या किसी का भी तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया। मान लीजिए कि मंत्री परिषद जो 5 साल के लिए गठित हुई थी उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, अगले चुनाव हो लोकसभा के, तो मंत्री परिषद पहले वाले क्या होगी, त्याग पत्र देगी। तो जब त्याग पत्र देगी तब परंपरा के अनुसार क्या है कि यह भी त्याग पत्र देगा। कौन, महान्यायवादी भी क्या करेगा, त्याग पत्र अपना दे देगा, ठीक है। महान्यायवादी भी क्या करेगा, त्याग पत्र दे देगा। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया इसकी नियुक्ति क्यों होती है, इसकी नियुक्ति इस वजह से होती है क्योंकि भारत सरकार यानी कि जो मंत्री परिषद है वो इसकी सिफारिश करती है, तो इस वजह से ये भी अपना त्याग पत्र दे देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है, ये भी हम लोग जानते हैं, वेतन निर्धारित नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, निर्धारित नहीं है। तो वेतन कौन निर्धारित करता है, जो भारत की संसद है, संसद इसके वेतन को निर्धारित करता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं बड़े आराम से। तो वेतन कौन निर्धारित करेगा, पार्लियामेंट निर्धारित करेगा, जो हमारा भारत का जो संविधान है, माफ कीजिए, भारत का जो संसद है, भारतीय संसद है, भारत की जो विधायिका है वो इसको निर्धारित करेगी इसका वेतन क्या होगा। लेकिन संविधान में ना तो इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ना ही पद मुक्ति के बारे में बताया गया है और ना ही वेतन के बारे में बताया गया है। तो निर्धारित नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, तो राष्ट्रपति कभी भी इसे पद से हटा सकते हैं। लेकिन परंपरा क्या रहती है कि मंत्रिपरिषद जब त्याग पत्र दे तो महान्यायवादी भी त्याग पत्र, ये मान लिया गया है, कहीं लिखा नहीं है, परंपरा में चले आ रहा है। तो वेतन निर्धारित नहीं किया गया, वो संसद निर्धारित करेगी, ऐसा दे दिया गया कि संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वो इसका वेतन निर्धारित करे। क्षमा कीजिएगा, संसद निर्धारित नहीं करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो इस चीज को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेतन का जो निर्धारण करना है, वेतन जो निर्धारित करता है वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है, संसद नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें हमने जो न्यायवादी महान्यायवादी के बारे में जो देखा है, इसकी जो कार्य एवं शक्तियां हैं वो क्या है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किसकी कार्य और शक्तियां, महान्यायवादी की कार्य एवं शक्तियों के पर थोड़ी सी चर्चा
कर लेते हैं। कोई डाउट अगर रहे माइंड में तो क्वेश्चन जरूर इरेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन डालिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट ऐसा बचना नहीं चाहिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। और जहाँ मेरे से खुद गलती हो जाती है, फ्लो में चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो वहाँ मैं आप लोगों को बिल्कुल सही कर देता हूँ तुरंत ही कि हाँ ये चीज़ जो है थोड़ी सी गलत हो गई है। चलिए, तो महान्यायवादी की शक्तियाँ एवं कार्य क्या कहते हैं, ठीक है, शक्तियाँ एवं कार्य। तो भारत सरकार अगर हम शक्तियों एवं कार्यों की बात करें तो ये किस में बताया गया है, ये कंप्लीट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आर्टिकल 105, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया आर्टिकल 105 जो अनुच्छेद 105 है, उसमें महान्यायवादी के कार्य एवं शक्तियों के विषय में कुछ चीज़ों को बताया गया कि यानी कि भारत सरकार को विधि संबंधी ये सलाह दे सकता है, भारत सरकार को कैसी सलाह दे सकता है, विधि के संबंध, कानून के संबंध में सलाह दे सकता है, ठीक है। अब ये जो सलाह है वो राष्ट्रपति ने सौंपा है, राष्ट्रपति ने सौंपा है, किसे सौंपा है, राष्ट्रपति ने तो सौंपा है किसे, भारत सरकार को, और भारत सरकार ने किससे पूछा, महान्यायवादी से पूछा। एक काम तो ये होता है, एक राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई विधिक स्वरूप किसी चीज का जानना हो, कोई कर्तव्य दिया हो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कार्य, कैसा कार्य होगा, किसी भी तरीके का विधिक कार्य, विधिक स्वरूप का कार्य जो राष्ट्रपति ने किसे, महान्यायवादी को सौंपा है, ठीक उसी को हम यहाँ पे करेंगे। उन कर्तव्यों का पालन भी कौन करता है, महान्यायवादी करेगा, जो राष्ट्रपति ने विधि के मतलब विधि के स्वरूप, विधिक कार्य काम को सौंपा है, जो 105 में ही आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इसके अंतर्गत है, यानी कि जो विधिक काम है वो क्या क्या हो सकते हैं। विधिक काम में सबसे पहली बात कि जिससे क्वेश्चन अक्सर उठता है, ध्यान से सुनिएगा, कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो, भारत सरकार का कोई मुद्दा चल रहा है तो भारत सरकार की ओर से ये इसका विधिक स्वरूप दिया हुआ है, किसने, राष्ट्रपति ने ये इसको काम दिया, एक कर्तव्य निर्धारित किया, उसको जो शपथ दी है, उसको जो कर्तव्य दिया है, उसको क्या दिया है कि अगर भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा आता है तो भारत सरकार की ओर से वह कौन पेश होगा, महान्यायवादी पेश होगा। इस चीज को कंप्लीटली बताया गया। ऐसे 143 में राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे बोला गया। 143 ठीक है, अनुच्छेद 143 ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे किस मामले में पढ़ा हुआ है वो आप लोग बताइएगा कि अनुच्छेद 143 में आप किस चीज को पढ़ते हैं। लेकिन अनुच्छेद 143 में एक बात क्या बोली गई है कि राष्ट्रपति ने महान्यायवादी को ये कर्तव्य दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का वो प्रतिनिधित्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट में किसका, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, इस चीज को बताया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी बात है वो क्या है कि किसी भी उच्च न्यायालय में अगर सुनवाई हो रही है भारत सरकार को लेकर, हाई कोर्ट में, देश के किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है किस मामले में, भारत सरकार को लेकर हो रही है, भारत सरकार के विरुद्ध कोई मामला है या भारत सरकार के संबंध में कोई मामला है, तो भारत सरकार की तरफ से कौन पेश होगा, जाके महान्यायवादी पेश होगा। तो हाई कोर्ट में किसी भी तरीके की सुनवाई का अधिकार जो है वो भारत सरकार से जो संबंधित सुनवाई है उसका अधिकार कौन रखता है, महान्यायवादी रखता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा विधिक कर्तव्य दिए गए हैं किसे, महान्यायवादी को। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से कौन पेश होता है, अगर कोई मामला है या केस है तो महान्यायवादी पेश होगा। 143 में इस चीज को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा, रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, महान्यायवादी करेगा। 143 में इस चीज को क्लियर किया गया है। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई अगर भारत सरकार के संबंध में हो रही है तो वहां पर भी कौन जाएगा, महान्यायवादी ही जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को बताया गया। इसके बाद संविधान तथा किसी विधि के संबंध में जो भी काम दिए गए हैं, संविधान या किसी विधि के संबंध में, विधि के संबंध में कोई काम दिया गया है उसे, है ना, कि आपको जो है इस विधि
का रिसर्च करना है, इसको समझना है, इसको बताना है, तो वो भी कौन करेगा? महान्यायवादी। अगर सरकार को लगता है कि ये विधि कैसी है या फिर इस पर हम क्या आगे कर सकते हैं, नए बदलाव ला सकते हैं, और उसके संबंध में कोई काम महान्यायवादी को दिया गया है, तो वो भी कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो शक्तियां हैं एवं कार्य जो हैं वो इसको दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि महान्यायवादी के क्या अधिकार होते हैं, है ना, क्या क्या अधिकार होते हैं, जैसे कि कुछ अधिकार की भारत के किसी भी क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हाई कोर्ट में सुनवाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर भारत सरकार के संबंध में अगर मामला है तो वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये इन दोनों से ही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल में ये चीज कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी करेगा। तो 143 में कहा गया है। ऐसे क्या कहा गया है? भारत सरकार की ओर से पेश कौन होगा सुप्रीम कोर्ट में? अगर कोई केस आता है भारत सरकार के विरुद्ध तो कौन पेश होगा? महान्यायवादी पेश होगा। ठीक है, भारत सरकार को अगर किसी चीज पर सलाह चाहिए, विधि पर सलाह चाहिए, कानून पर सलाह चाहिए, तो कौन देगा? महान्यायवादी देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ने जो सलाह या कोई भी विधि पूछी हो किससे? भारत सरकार से। तो ये जो शक्तियां या कार्य जो बताए गए हैं वो किसमें बताए गए हैं? 105 में बताया गया है, 105 में बताया गया, तो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अधिकारों की कि महान्यायवादी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उसके पास क्या राइट्स हैं और उसको लेकर वो क्या काम कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि यहां तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो एक बार फिर से मैं वही कहूंगा कि अगर चीजें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी कंसेप्ट अगर ऐसा बचा हुआ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्लास को लंबा टाइम हो गया है, थोड़ा सा 1 घंटे से ऊपर मेरे ख्याल से चली गई होगी क्लास, तो थोड़ा सा चुस्की ले लीजिए चाय की और फिर उसके बाद क्लास कर लीजिए। देखिए, चीज़ों को जल्दी जल्दी समझें या फिर आगे चलें तो हम जो है जितनी मतलब लंबी क्लासेस को लें, और तो उससे क्या होगा कि हमारा कंसेप्ट भी जल्दी जल्दी कवर होंगे, क्योंकि हमें पढ़ना सब कुछ है, हमें सब कुछ आना चाहिए। जो जीरो से भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि उनसे अब कुछ नहीं छूटेगा। वो जीरो से हीरो बनते उनको टाइम नहीं लगेगा, जिन्होंने सारी क्लासें की हैं मेरी। चलिए, तो इसके बाद भारत का महान्यायवादी। देखिए, एक और बात, मैं बार बार रुक जा रहा हूँ, बीच बीच में चीज़ें याद आ जाती हैं कि जो महान्यायवादी का हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो दूसरे चैप्टर हमने संविधान में पढ़े हैं, तो आप अगर इसे एक स्टूडेंट कैंडिडेट की तरह रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना सारा चीज़ें। आइए, जो भी चीज़ें मैं टर्म्स पढ़ा रहा हूँ ये केवल कैंडिडेट्स के लिए ही उपयोगी नहीं होंगे, जो अगर दूसरी परीक्षाएं भी दे रहे हैं या फिर नहीं भी दे रहे हैं, केवल सीखना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर उन सभी को शेयर कर दीजिए या सबको बता दीजिए कि क्या चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। नॉर्मल जो एक बेसिक सही जानकारी होनी चाहिए वो क्या है, ठीक है, ये सही जानकारी है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को लगातार देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो अब अधिकारों की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें? अधिकार की बात करें, किसके? भारत का जो महान्यायवादी है उसके अधिकार की अगर हम लोग बात करें, तो अधिकारों में एक अधिकार क्या होगा कि भारत में कहीं भी सुनवाई का अधिकार, किसी भी क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार। सिंपल टर्म है, यानी कि उसके पास ये राइट है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर सुनवाई का अधिकार रख सकता है, सुनवाई कर सकता है। जैसा कि मैंने ये बताया, भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुद्दा चल रहा है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में के हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि कौन जाएगा? महान्यायवादी जाएगा, वहां पे पेश होगा, वहां पे बात करेगा। तो ऐसी संसद के दोनों सदनों, संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इनकी बैठक में भाग लेगा, इनकी कार्यवाही में भी भाग लेगा। अब यदि संसद की संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक है, तो उसमें भी भाग लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि यह इन दोनों ही मामलों में वोट नहीं कर सकता है, मत नहीं दे सकता है अपना, ठीक है, मत नहीं दे सकता है। उन बैठक में भाग लेकर वह बोल सकता है, ठीक है, अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा, वोट नहीं देगा उसमें कोई बिल पास करना हो तो उसके लिए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार बना हुआ है, तो बड़े आराम से ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो मत नहीं देने वाली बात है ना, या फिर संसद में के किसी भी सदन में बैठने, कार्यवाही में भाग लेने, बोलने का जो राइट है, जो अधिकार है, ये कंसेप्ट किस में है? ये कंसेप्ट है आपका, ये जो बोला गया है, ये बोला गया है अनुच्छेद 88 में, आर्टिकल
88 में इस चीज़ को बताया गया है कि जो महान्यायवादी है ना, कि जो महान्यायवादी है वो राज्यसभा या लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये किस में बोला गया है? ये जो राइट जो है लोकसभा के संबंध में, समिति के संबंध में, वो किस में बताया गया? अनुच्छेद 88 में बताए गए हैं। संसद सदस्य की भांति से जो है वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, इसमें ही बताया गया। अधिकार है इसका, क्या अधिकार है? संसद के जो सदस्य होते हैं उसी के समान इसे वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? अभी मैंने बताया राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है, संविधान में निर्धारित नहीं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो महान्यायवादी की कुछ सीमाएं हैं कि वो उससे आगे काम नहीं कर सकता है, उस पर कुछ रोक भी लगाई गई हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। तो क्या सीमाएं आरोपित की गई हैं? देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, सीमाओं से जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन क्रिएट होगा। कि जो सीमाएं हैं, सबसे पहली बात अगर हम मर्यादाओं की बात कर लें, या जो सीमाएं आरोपित की गई हैं ना, सीमाएं जो आरोपित की गई हैं, क्या कि भारत सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा। भारत सरकार के विरुद्ध जो है कोई भी अगर कार्यवाही या सलाह है उसको नहीं देगा। कोई भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या विश्लेषण नहीं देगा, है ना। यानी कि वो भारत सरकार के विरुद्ध किसी तरीके की सलाह किसी दूसरे को नहीं देगा। ठीक है, ये इसके ऊपर सीमाएं हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भारत सरकार की ओर से पेश होने वाले मामले पर कोई भी जो है कमेंट नहीं करेगा। भारत सरकार के ओर से जो भी मामला है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। टिप्पणी नहीं करेगा, टिप्पणी मतलब कमेंट नहीं करेगा, है ना। कमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। तो आप लोग जो है टिप्पणी में, टिप्पणी जो कक्ष है, टिप्पणी कक्ष में टिप्पणी जरूर करें, है ना। यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए, यानी बॉक्स को डिब्बा भी कह सकते हैं ना, तो टिप्पणी डिब्बे में अपना टिप्पणी जरूर दें। चलिए, तो यहाँ पर भारत की ओर से जो मामला है उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, टिप्पणी नहीं करेगा जो उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लें कि CAA का मुद्दा है, हाई कोर्ट पहुंच, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, NRC का मुद्दा है या NPR का मुद्दा है, तो इस पे भारत सरकार को लगातार पेश होना पड़ा, भारत सरकार को कटघरे में लाया गया। तो यहाँ पर जब होगा, कौन जाएगा भारत सरकार की तरफ से? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भारत का महान्यायवादी है वो पेश होगा। तो यहाँ पर CAA के विरोध में कोई कमेंट ऐसा नहीं करे जिसकी वजह से जो है मामला गड़बड़ हो जाए, या फिर ट्रिपल तलाक है, ठीक है, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर बात है, प्राइवेसी को लेकर बात है, तो यहाँ पर किसी भी ऐसे मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा जो भारत सरकार के विरुद्ध चल रहा हो। इसके अलावा बिना, यहाँ पे दो चीजें हैं कि भारत सरकार की अनुमति के बिना, यहाँ पर भारत सरकार की अनुमति, इस चीज को भी लेना पड़ता है। किन मामलों में? अगर वह इन दो मामलों पर काम करेगा तो उसे पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। एक कि यदि किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की वह सहायता कर रहा है या उसको विधिक सहायता दे रहा है, ठीक है, तो उसे पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी, तब वह किसी व्यक्ति को विधिक सहायता देगा। दूसरा कि वह किसी परिषद या कंपनी का नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है? निदेशक नहीं बन सकता है, निदेशक नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता है, जब तक भारत सरकार उसे अनुमति ना दे दे। दो मामलों में उसे अनुमति लेनी होगी। आपराधिक मामले में, किसी क्रिमिनल मामले में यदि वह किसी व्यक्ति को विधिक सहायता दे रहा है या फिर उसकी ओर से केस लड़ रहा है तो उसे पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी, तब वह केस लड़ेगा। किसी काउंसिल या फिर किसी कंपनी का वह डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर नियुक्त हो रहा है, तो उसे भारत सरकार से की अनुमति लेनी होगी। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को ध्यान में आनी चाहिए। देखिए, डायरेक्टर से नीचे वाले में नहीं हो सकता है। आपराधिक मामला होना चाहिए तो उसमें अनुमति लेनी होगी, उससे पहले वाले मामलों में हम कह सकते हैं कि अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो
यहाँ पर एक बात ये नोट करने वाली होगी आप लोगों के लिए कि देखिए जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, भारत सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसीलिए उसे जो है निजी विधिक कार्रवाई करने का अधिकार है। मतलब कि वह प्राइवेट में अपना कोई दूसरा केस ले सकता है और उस पर काम कर सकता है। लेकिन अगर आपराधिक मामला वाला है तो उसमें जो है अनुमति लेनी होगी। आपराधिक मामलों के अलावा किसी और मामले में स्वतंत्र रूप से वह अपना व्यवसाय चला सकता है, जैसे कि अदर जो प्राइवेट वकील हैं वो काम करते हैं उसी तरीके से वो भी काम कर सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो भारत सरकार का सरकारी श्रेणी में सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। कौन? महान्यायवादी। तो इस वजह से जो है वह अपना निजी विधिक कार्रवाई के लिए उसे रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, रोका नहीं जा सकता है। देखिए अभी तक तो हमने ये देखा है कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री के लिए राज्य मंत्री है, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के लिए भी उप मंत्री है, क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए। उसी तरीके से महान्यायवादी को सहायता करने के लिए एक होता है भारत का महाधिवक्ता, ठीक है जी, और एक होता है अपर महाधिवक्ता। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। जो लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, क्लास करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालेंगे। देखिए बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको अगर डेली आप न्यूज़ को देखते हैं या चीज़ों को समझते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बड़े आसानी से ये सारी चीज़ें समझने को और देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको यहाँ से कुछ अच्छा और महत्वपूर्ण सीखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीखने को मिल रहा है, तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद। जय हिंद।